कहता है भाई, ये कहता है व्हाट इज अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग्स थियरी, यानी मुख्य आलोचना क्या है कोहलबर्ग की थियरी की। तो पहला ऑप्शन है कोहलबर्ग प्रपोज्ड अ थियरी विदाउट एनी एम्पेरिकल बेसिस, यानी कोई अनुभवजन्य आधार ही नहीं था, अनुभव ही नहीं था। क्यों नहीं था भाई, था, लोगों के अनुभव थे, डिस्कशन था, तो ये तो नहीं कह सकते हम। कोहलबर्ग प्रपोज्ड दैट मॉरल रीजनिंग इज डेवलपमेंट, यानी कोहलबर्ग ने प्रस्तावित किया कि नैतिक तर्क ही विकास है, तो मॉरल रीजनिंग को डेवलपमेंट कह दिया, नहीं, ये कहना तो गलत हो जाएगा भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मॉरल रीजनिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर को नहीं बताया, बात सही है। एक तो कल्चरल डिफरेंस की बात नहीं की, फिर उसमें भी कल्चर की वजह से कई बार मेल और फीमेल में अंतर आ जाते हैं सोचने के तरीके में, है ना, या उनकी जो मॉरलिटी है वो केयर बेस्ड है, अलग अलग संस्कृति में अलग अलग चीजें हैं, है ना, महिलाओं के लिए जो चीज सही होगी एक कंट्री में दूसरी में कुछ और होगा, तो ये बात भी सही है, बिल्कुल जेंडर बायसनेस तो है ही, कल्चर बायसनेस भी है इस थियरी में। डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेजेस, बिल्कुल यूनिवर्सल फिक्स्ड स्टेजेस हैं, इनवेरिएबल हैं, वेरिएबल भी नहीं है, इंडिया के लिए अलग स्टेज, अमेरिका के लिए अलग, सबके लिए सेम है, तो ये कह नहीं सकते कि हम स्टेजेस फिक्स्ड नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन ये है कि पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर को नहीं दिखाया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा फटाफट से। लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल रीजनिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। अगेन क्रिटिसिज्म पे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्रिटिसिज्म यानी कोहलबर्ग की आलोचना पे जरूर आता है कि ये चीज इन्होंने सही नहीं की, लोग अपने तरीके से बताते हैं, तो फटाफट से बताएंगे। कोहलबर्ग हैज नॉट गिवन टिपिकल रिस्पॉन्सेज टू ईच स्टेज, हर एक स्टेज के रिस्पॉन्सेज दिए हुए हैं उन्होंने, क्लियर कट स्टेजेस बताई हुई है, कहाँ पे कौन सा चीज करेगा बच्चा, कहाँ गुड बॉय बनेगा, कहाँ नाइस गर्ल बनेगा, कहाँ पनिशमेंट से बचेगा। कोहलबर्ग हैज डुप्लीकेटेड पियाजेस मेथड्स ऑफ अराइविंग एट हिज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, कोहलबर्ग ने डुप्लीकेट नहीं की पियाजे की थियरी, इंस्पायर्ड हैं कोहलबर्ग, उनसे प्रेरित हैं, और कोहलबर्ग ये बताते भी हैं। आजकल तो लोग हैं जो आपसे इंस्पायर्ड भी होंगे, डुप्लीकेट भी करेंगे, बताएंगे भी नहीं इंटरनेट पे, है ना, कहेंगे हमारा माल है ये, ठीक, तो ये क्या है, डुप्लीकेट नहीं थी, ये डुप्लीकेटेड नहीं थी थियरी, इंस्पायर्ड थी पियाजे की थियरी से, प्रेरणा ली गई थी पियाजे की थियरी से, और बताया कोहलबर्ग ने ये। कोहलबर्ग्स थियरी डज नॉट फोकस ऑन चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सेज, बच्चों के रिस्पॉन्स पे तो बेस्ड थी, ऐसे थोड़ी रिस्पॉन्सेज को ध्यान में नहीं रखा गया, तभी तो कहा गया अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरह से रीजनिंग देते हैं बच्चे। कोहलबर्ग हैज बेस्ड हिज स्टडी प्रीमैरिली ऑन अ मेल सैंपल, पुरुषों के ही नमूने या सैंपल्स या ग्रुप को पेश किया गया, उसी के आधार पर थियरी बना दी गई, फीमेल्स को तो शामिल ही नहीं किया गया था, उनके ग्रुप में फीमेल्स थी ही नहीं जब ये थियरी बन रही थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, यानी जेंडर बायस थियरी है, फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव से क्रिटिसाइज किया जा सकता है इसको। वन ऑफ द चीफ क्रिटिसिज्म्स ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी इज दैट, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग की अगेन एक और क्रिटिसिज्म, एक और आलोचना आपको पहचाननी है। पहला है हिज थियरी अंडरमाइंस द फेमिनिन पर्सपेक्टिव, यानी स्त्री परिप्रेक्ष्य को कमजोर दर्शाता है या दिखाता ही नहीं है, या कम आंकती है, ये थियरी कम आंकती है, यानी महिलाओं की जो केयर पर्सपेक्टिव, कंपैशन और ये सब, उनके परिप्रेक्ष्य को महत्व दिया ही नहीं गया, है ना, कि फीमेल्स में केयर, पैशन, कंपैशन और ये सब में है, ऐसा नहीं है सिर्फ फीमेल्स में, क्योंकि इन्होंने फीमेल्स को शामिल नहीं किया तो इस चीज पे और ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि सिर्फ जस्टिस जस्टिस मत गाइए, ये सारे एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है एक डिसीजन लेते हुए। He did not refer to Piaget's theory of moral development, ऐसा नहीं है, इस बात के लिए तो इनको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, इन्होंने रेफर किया है। Does not propose specific responses, बिल्कुल हर एक स्टेज के स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज हैं, किस स्टेज में क्या करेगा बच्चा। If he did not conduct any research, की ना बैठ के उन्होंने बातचीत की, रिसर्च की, ग्रुप सैंपल सब कुछ बनाया, डिलेमा से लेके रिसर्च से लेके सब है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा और जवाब दीजिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द प्री कन्वेंशनल लेवल, पहला ही स्तर है ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट, फोकस ऑन हाउ कल्चरल फैक्टर्स एंड जेंडर इन्फ्लुएंसेस मॉरल डेवलपमेंट, यानी इस संस्कृति, इस बात पर ध्यान दें कि संस्कृति और लिंग कैसे नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं, इस बात पे ध्यान होगा बच्चे का। कहां पे, प्री कन्वेंशनल में, या फिर गुड और बैड इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, बच्चों को क्या पड़ी आपके कल्चर की, आपके जेंडर की, उस एज में उसको कोई खास प्रवाह है नहीं, ठीक। फिर आता है आपका सेकंड, चलिए फिर आते हैं हम, गुड और बैड इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओबेइंग और डिसओबेइंग रूल्स, यानी अच्छा या बुरा नियमों को मानने या ना मानने के परिणामों से निर्धारित होता है कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अगर कोई पकड़ेगा ही नहीं तो सीट बेल्ट क्यों लगाऊं, अगर डांट पड़ेगी ही नहीं तो होमवर्क क्यों करूं, तो पनिशमेंट से बचने का के लिए काम करेगा बच्चा, कि रूल्स तो मैं तब फॉलो करूं जब कॉन्सिक्वेंस हो कुछ, जब कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं है तो मैं क्यों रूल्स फॉलो करूं,
ये वो वाली स्टेज है प्री कन्वेंशनल, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस वाली बात, कि ओबीडियंट तो तब होगा, आज्ञा का पालन तो तब करेगा जब कोई काम अच्छा या बुरा उसके लिए तब है, अगर पनिशमेंट है तो बुरा काम, नहीं है पनिशमेंट तो अच्छा काम, सिंपल। The individual strives to maintain the expectations of others rather than focus on the consequences। नहीं, दूसरों की एक्सपेक्टेशन तो फिर थर्ड स्टेज में जाके आएगी जब उसको अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनना है। सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल्स तो आपका फिर वो 5th लेवल या 6th लेवल पे जाके आएगा, यानी थर्ड लेवल 6th स्टेज। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ये कहता है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, इनकी जो थियरी मॉरल डेवलपमेंट की, द लेवल इन विच मॉरल अंडरस्टैंडिंग इज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट एंड दी पावर ऑफ अथॉरिटी फिगर्स इज कॉल्ड। यानी बच्चे का नैतिक समझ जो है वो किस पे आधारित है, पनिशमेंट पे, इनाम यानी रिवॉर्ड पे, और जो अथॉरिटी फिगर्स हैं, जो भी माँ बाप हैं आसपास, टीचर्स हैं जिनकी चलती है, उनके पनिशमेंट पे, रिवॉर्ड पे आधारित है, सेल्फ इंटरेस्ट पे कुल मिलाकर के। तो ये पहली ही स्टेज है, प्री कन्वेंशनल लेवल है, जिसमें पहली और दूसरी स्टेज दोनों ही ऐसी हैं, एक में पनिशमेंट से बच रहे हैं, दंड से आप, दूसरे में रिवॉर्ड चाहिए आपको, सिंपल है, और अथॉरिटी फिगर्स ये डिसाइड करते हैं क्या सही है क्या गलत है ना। मम्मी से डांट पड़ी तो कोई काम नहीं करना है, आई मीन प्री कन्वेंशनल। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, ये कहता है अ चाइल्ड रीजंस दैट इफ द लॉज आर नॉट मीटिंग द नीड्स ऑफ द पीपल दे कैन बी चेंज्ड थ्रू म्यूचुअल अग्रीमेंट एंड डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स। यानी जो नियम बनाए गए यदि लोगों का भला नहीं हो रहा उससे तो चेंज कर दो। विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट डज दिस चाइल्ड कम अंडर, यानी कि ये बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में आता है। एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है तो आप उन्हें असहमति जता के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से चेंज किया जा सकता है नियमों को। ठीक, कौन सी स्टेज है, पोस्ट कन्वेंशनल है भाई, सिंपल, कि नियम जो है लोगों के लिए हैं। 5th स्टेज है अगर मैं कहूं तो उनको नियमों को बदला जा सकता है अगर समाज की भलाई ना हो रही हो, है ना। इसलिए धरना प्रदर्शन से लेकर 36 तरह की चीजें होती हैं, क्योंकि लोग कहते हैं हमारे भी तो इंडिविजुअल राइट्स हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है तो ठीक है, लेकिन राइट्स भी तो हैं हमारे, तो बदल जाते हैं फिर नियम, कई बार नहीं भी बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग एट विच स्टेज डज सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सनल नीड्स डिटरमिन मॉरल चॉइस। यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि, सेल्फ इंटरेस्ट, पर्सनल नीड्स एंड डिजायर्स पूरी हो जाएं, उस पर आधारित होगी मॉरल चॉइस। मेरा क्या फायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा। तो ये 2nd स्टेज है, म्यूचुअल एक्सचेंज, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन एग्जैक्ट दिया भी हुआ है ना, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस नहीं, यहाँ पे फायदे की बात चल रही है। एथिकल प्रिंसिपल्स बहुत आगे की बात हो जाएगी, 6th स्टेज हो जाएगी, अच्छा बनने के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए। अच्छा बनने में कई बार फायदा नहीं होता, बस कोई तारीफ कर दे इसी बात में खुश है ना। 3rd क्यों दे रहे हो जवाब, पर्सनल सेटिस्फेक्शन भाई, खुद का फायदा, पर्सनल नीड्स का फुलफिलमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ सेंटर्डनेस। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा फटाफट से और समझिएगा क्या है। अमरजीत considers rules as fixed and advocates that everyone should follow rules irrespective of their personal situations according to Lawrence Kohlberg's theory of moral development at which stage अमरजीत is at present। अमरजीत एक बात को कहते हैं कि नियम जो हैं वो फिक्स हैं, स्थिर हैं, नियमों में परिवर्तन नहीं हो सकता, रूल्स आर फिक्स्ड, और इस बात की अनुशंसा करते हैं कि सभी को इन नियमों का पालन करना चाहिए। नियम सबके लिए हैं, चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, यानी किसी की जान ही क्यों ना जा रही हो, कोई इमरजेंसी ही क्यों ना हो, रेड लाइट पे खड़े रहना है अगर मौका हो, या मतलब जा सकते हो तब भी, या लॉ का पालन ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। यानी रूल्स फिक्स्ड हैं, रूल्स व्यक्ति से ऊपर नहीं हो सकते ना, लेकिन ये वाली स्टेज में व्यक्ति को लगता है दुनिया से ऊपर रूल्स हैं। रूल्स तो फिक्स ही हैं कि अगर मैं बात कर रही हूँ किसी चीज की कि भाई रेड लाइट जंप नहीं करनी है या फिर सीट बेल्ट लगानी है या हेलमेट की बात हो रही है, बट अगर इमरजेंसी हुई तो हो सकता है मुझे उस चीज मैं कहूँ कि नहीं यार अभी ये जरूरी है, किसी की जान जा रही है, आप किसी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं घर से, तो हो सकता है कि आप किसी रेड लाइट पे ना रुक पाए, लेकिन यहां पे है कि आपको रेड लाइट पे रुकना है चाहे दुनिया खत्म हो रही हो। तो ये क्या है, मतलब रेड लाइट जस्ट एक उदाहरण है, रुकना ही चाहिए वैसे। तो यहाँ पे ये कौन सी स्टेज है, ये है लॉ एंड ऑर्डर की स्टेज, कि भाई समाज में जो नियम बनाए गए हैं वो फिक्स हैं और हर व्यक्ति को वो नियमों का पालन करना चाहिए, नो मैटर व्हाट उनकी व्यक्तिगत स्थिति क्या है। ये है 4th स्टेज। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन तो अपना फायदा देखने वाली बात हो जाएगी। तो ये लॉ एंड ऑर्डर है 4th स्टेज। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, नूरी जजेस अदर्स एक्शंस बेस्ड ऑन द आर्गुमेंट दैट वी हैव सम ड्यूटीज टुवर्ड्स सोसाइटी एंड वी शुड ओबे रूल्स फॉर दैट सेक। यानी हमारी कुछ ड्यूटीज हैं
हमारे कुछ दायित्व हैं समाज को लेकर के, और हमें उन दायित्वों का या समाज के प्रति दायित्वों को पूरा करने के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। ये जो आधार है, ये लॉरेंस कोहलबर्ग के किस नूरी इस समय नैतिक तार्किकता के किस अवस्था में है, बताइएगा। नूरी किस 30 क्वेश्चन है भाई, अवस्था में है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ड्यूटीज हैं समाज के प्रति। ये नहीं कहा कि समाज के प्रति मजबूरी है या अच्छा बनेंगे, हमें प्रेज मिलेगा, हमें अच्छा सिटीजन कहा जाएगा इसलिए हमें कुछ करना चाहिए, नहीं। उन्होंने कहा हमारी ड्यूटीज है, हमारे कर्तव्य हैं। तो वो कहां पर है, कौन से स्टेज में है? लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, 4th स्टेज, जो कि 2nd लेवल पे आती है, कन्वेंशनल लेवल पे। बात ठीक है कि नियम इसलिए मानने क्योंकि हमारा कर्तव्य, समाज में एक नियम, अराजकता फैल जाएगी, एनार्की हो जाएगी। अगर एक व्यक्ति रेड लाइट नहीं फॉलो करेगा तो सब रूल तोड़ेंगे, एक तोड़ेगा तो ये कन्वेंशनल लेवल है। उसकी भी लास्ट वाली स्टेज, 4th स्टेज जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा फटाफट से और जवाब दीजिएगा। 5 सवाल और हैं। इन लॉरेंस कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थियरी, चिल्ड्रन मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट्स टू डिटरमिन वेदर दे आर गुड और बैड टू अंडरस्टैंडिंग दैट रूल्स एंड लॉज आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी चेंज्ड। यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कहां से मूव फ्रॉम, यानी वो जो हमरे दिल में रहे और हम उकरे दिल में रहे से कहां पहुंच जाएगा, यहां पे अंडरस्टैंडिंग दैट रूल्स एंड लॉज आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी चेंज्ड। मतलब बदलाव संभव है चीजों में, रूल्स फिक्स नहीं है। शुरुआत में अंडरस्टैंडिंग क्या है कि कॉन्सिक्वेंसेस के आधार पे कोई चीज गलत है, पनिशमेंट मिलेगी, गलत है। बाद में क्या है, पनिशमेंट मिले ना मिले, आप नियमों को पनिशमेंट मिले तब भी चेंज कर सकते हैं। तो पहली स्टेज से 6th स्टेज पे पहुंच गया व्यक्ति, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका आर क्या है एक बार देख लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग, पहले ये मैंने आपके वाला जवाब दे दिया कि ए एंड आर कोई सही मान लो। आर क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग आर्ग्यूज दैट मॉरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस। मैं ये क्वेश्चन पढ़ चुकी थी तो मेरे दिमाग में आगे आगे चल रहा था, देखो एक बार। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। भाई ये ऐसा हो रहा है कि एक टाइम पे बच्चा कह रहा है कि ऐसे नहीं 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 बिल्कुल सब कुछ दुनिया ही वो है, फिर उसके बाद आपको समझ आएगा नहीं भाई दुनिया बड़ी है। तो आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज में मूव कर रहे हैं, और यही बात मॉरल डेवलपमेंट में कोहलबर्ग कह रहे हैं कि आपके लिए जो 15 साल में सही होता है जरूरी नहीं है वो 25 साल में भी सही रहे। तो जैसे जैसे कॉग्निटिव मैच्योरिटी आएगी आपकी सही और गलत की परिभाषा में भी बदलाव आएगा। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, प्रोग्रेसिवली होता है, स्टेज बाय स्टेज। पहले आपको ये रहता है डांट पड़ेगी इसलिए कोई काम नहीं कर रहा है ना, चलान लग जाएगा इसलिए कोई काम नहीं करना, फिर आप इसलिए करते हैं क्योंकि सब अगर ऐसे ही नियम तोड़ते रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो दोनों ही बातें सही है कि स्टेज वाइज प्रोग्रेशन होता है कोहलबर्ग की थियोरी में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, क्या है भाई ये क्वेश्चन नंबर 26 है। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सही और गलत के बारे में सोचते कैसे हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ के अनुसार, इन द सेम वे एट डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग सेम तरीके से सोचते हैं हर अलग अलग स्टेज पे। कोई कह रहा है रील देखने का असर है मैम पे। हाँ अनन्या, पिछले 6 महीने से शायद मैंने स्टार्ट की है और मैं देखती हूँ कभी कभी, मतलब कभी कभी नहीं देख लेती हूँ, और ऐसा फिक्स भी नहीं, कई बार पूरा पूरा दिन हो जाता है कि नहीं देखती हूँ। तो देखिएगा एक बार, डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेजेस। देखो टीचर्स, अगर जो सच के टीचर्स हैं उनको आप कुछ भी दिखाओगे वो अपने एग्जाम्पल्स ढूंढ के लाएंगे, बात खत्म। उनको आप रील दिखाओ, उनको मूवी दिखाओ, उनको किताबें पढ़ाओ, वो हर जगह से एग्जाम्पल्स लेके आएंगे। ठीक, डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेजेस अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, पेरेंट्स के हिसाब से सोचते हैं। बताइए क्या है होल का, अच्छा 71% लोग ओह गॉड सॉरी। तो अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग, जो बच्चों का चिंतन है, जो उनकी सोच है सही और गलत के बारे में, वो कैसे अप्रोच करते हैं, पेरेंट्स के हिसाब से नहीं, हमेशा तो पेरेंट्स के हिसाब से नहीं चलते। इन द सेम वे एट डिफरेंट स्टेजेस, यानी फर्स्ट स्टेज पे भी सेम सोचेगा, 6th पे भी नहीं। हम देख रहे हैं 1st to 6th तक जाते जाते तो सही गलत की दुनिया बदल गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ के अनुसार, हाँ संदर्भ के अनुसार, लेकिन संदर्भ के अनुसार भी सेम संदर्भ में अलग अलग एज के लोग अलग अलग सोचेंगे। तो डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेजेस, संदर्भ का प्रभाव पड़ेगा लेकिन अलग अलग चरणों में। सेम कॉन्टेक्स्ट है सेम कॉन्टेक्स्ट है, वापस से आ जाते हैं दहेज के ऊपर, है ना। किसी को वो गिफ्ट लग सकता है और किसी को वो लिटरली एक कुरीति लग सकती है समाज की। कैसे, डिपेंड करेगा कौन किस स्टेज में है। डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेजेस, कॉन्टेक्स्ट सेम है, संदर्भ सेम है।
ठीक है ना। तो प्रसंग के अनुसार, सिर्फ प्रसंग के अनुसार नहीं, प्रसंग के अनुसार भी, लेकिन प्रसंग भी डिपेंड करेगा कौन सी स्टेज में है व्यक्ति, किस एज में है व्यक्ति, उसका दिमाग कितना डेवलप हुआ है। ठीक है। थर्ड लेवल, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ये क्या कहता है। लॉरेंस कोलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल रीजनिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्रिटिसिज्म। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की कई बिंदुओं पर आलोचना की गई है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है, बताइए। क्रिटिसिज्म पहचानना है कोहलबर्ग का, फटाफट से बताइए जी। क्लास खत्म होने वाला है मोहम्मद जफर, कहानी खत्म होने वाली है और तुम कुछ नहीं हो। जॉन एलिया याद आ गया, इधर आ जाओ वापस। कोहलबर्ग ने मुख्य रूप से एक पुरुष नमूने पर अपना अध्ययन आधारित किया है। ये हिंदी थोड़ी खतरनाक है, सैंपल कहेंगे इसको या पुरुषों को ही लिया सिर्फ सैंपल के रूप में। हाँ, ये बात सही है। कोहलबर्ग हैज नॉट गिवन टिपिकल रिस्पॉन्सेज टू ईच स्टेज, हर स्टेज के टिपिकल रिस्पॉन्स दिए हैं, डुप्लीकेट नहीं किया है। ये 2 बार आ चुका है, इसका मतलब क्वेश्चन डज नॉट फोकस ऑन चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सेज, नहीं, बच्चों के रिस्पॉन्स पे फोकस किया है। तो ये 2 अलग अलग सालों में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ऑप्शन चेंज करके। क्वेश्चन नंबर 28, क्योंकि लिमिटेड ही क्वेश्चन है ना जो बन सकते हैं, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये आया हुआ है ऑप्शन में, आप हल्का सा चेंज देखेंगे, इसका मतलब 2 अलग अलग सालों में आया होगा क्वेश्चन। हेलो अंशु, बताइए फटाफट से। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन जजमेंट्स अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये रिपीट हुआ है आई थिंक। नहीं, ये रिपीट कहाँ हुआ है, फटाफट से बताओ। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के सवालों के बारे में निर्णय लेने में विचार प्रक्रिया जो शामिल होती है, इस विचार प्रक्रिया को, इस थिंकिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं, थिंकिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं। यानी दुविधा से निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन लेने के लिए आप क्या करेंगे, मोय अच्छा पढ़ लो परम, पढ़ लो। देखिएगा, तो अगर हम देखें यहाँ पे प्ले स्टोर पे आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं है, करियर विल ऐप डाउनलोड करोगे प्ले बोल रहा हूँ, प्ले स्टोर से, तब मिल जाएगा आपको, है ना। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ वापस से, इधर उधर की बातों में बहुत मन लगता है। देखिएगा, तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो थिंकिंग प्रोसेस है, उस थिंकिंग प्रोसेस को मॉरल रीजनिंग कहते हैं, जो कि आप लोग कह भी रहे हैं। रियलिज्म, डिलेमा तो दुविधा होती है, थिंकिंग प्रोसेस थोड़ी दुविधा है, असमंजस तो दुविधा है, कॉन्फ्लिक्ट है। रीजनिंग है जो इस दुविधा से निकलने में मदद करेगा, जो थिंकिंग, जो रीजन आप खुद को देते हैं, है ना, जो दिया था उस बच्चे ने वो रीजन, तो वो अपनी दुविधा से निकल गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। आवर टीचर सेज टू हर क्लास एज इंडिविजुअल असाइनमेंट्स आर डिजाइंड टू हेल्प इंडिविजुअल स्टूडेंट्स learn more effectively, all students should complete assignments prescribed without any assistance. She is referring to which of the following stages of Kohlberg's moral development? टीचर ने कहा बच्चों को कि सबके असाइनमेंट ऐसे डिजाइन हुए हैं कि वो खुद से करें अपना टेस्ट कंप्लीट या अपना असाइनमेंट कंप्लीट, ताकि वो ज्यादा सीख सकें। तो ये रिकमेंडेड है कि हर बच्चा अपना असाइनमेंट खुद से करे, बिना चीटिंग करे, बिना किसी के नोटबुक को देखे। तो ये क्या है, कौन सा स्टेज है, कौन सी स्टेज है? कन्वेंशनल स्टेज है, लॉ एंड ऑर्डर, पोस्ट कन्वेंशनल है, या फिर प्री कन्वेंशनल है, पनिशमेंट की कोई बात नहीं हुई यहाँ पे। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज है, ये भी बात नहीं हुई, मेरा क्या फायदा होगा। ये कन्वेंशनल स्टेज है कि समाज में एक ऑर्डर बना रहे और एक पर्पस के लिए है ये कि अव्यवस्था ना फैल जाए, सब सीख सकें, एक नियम बनाया गया है तो नियमों का पालन होना चाहिए। तो ये फर्स्ट ही स्टेज है। यहाँ पे ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा कि पनिशमेंट एंड ऑल, वो सब की बात नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत साल पहले आता था और इंपॉर्टेंट भी है। कर्नेल सिंह डज नॉट पे इनकम टैक्स despite legal procedures and expenses. He thinks that he cannot support a corrupt government which spends millions of rupees in building unnecessary dams. He is probably in which state of Kohlberg's stages of moral development? बताइएगा। ये क्वेश्चन आप ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे जब आपकी लग जाएगी नौकरी और आपको सरकार को देना पड़ेगा टैक्स, है ना। मेरा तो पैसे खर्च करने का दर्द खत्म हो गया जब से मैंने भर भर के टैक्स पे करना शुरू किया, उसके बाद कुछ लेने में दर्द खत्म हो गया था। कई साल पुरानी बात हो गई अब तो, है ना। बट मैं बोलती थी कई बार, हमारी जब बात होती थी ग्रुप्स में, कि जब से भारी मात्रा में टैक्स देना शुरू किया तब से खर्चा करने का दर्द खत्म हो गया जीवन में, है ना। क्योंकि आपको लगता है यार इतना सारा टैक्स देते हो आप, ये आपको लग रहा है ये 20,000 रुपये खर्च करने में आपको फिर आंसू निकल रहे हैं, है ना। तो वो वैसी सी बात है। खैर, तो यहाँ पे पूछा क्या है, कर्नेल सिंह कानूनी प्रक्रियाओं और खर्चों के बावजूद आयकर का भुगतान नहीं करते हैं। उनको लगता है कर दो, मेरे ऊपर आपको केस करना है लीगल कि इन्होंने इनकम टैक्स नहीं भरा, कर दो, कोई दिक्कत नहीं।
वह सोचता है कि वह एक भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं कर सकता जो अनावश्यक बांधों के निर्माण में लाखों रुपए खर्च कर देती है, या कितने नेता या चीजें लोग पकड़े जाते हैं कि वो भ्रष्ट या कुछ ना कुछ ऐसे करते हुए लोगों के टैक्स के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। जब आप ये देखते हो आपको सच में दिल से दर्द होता है, दिल से बुरा लगेगा, है ना। तो इस बात के चलते एक व्यक्ति है कर्नेल सिंह जो कहते हैं मैं टैक्स नहीं भरूंगा, मेरे ऊपर आपको केस करना है एज अ गवर्नमेंट, मेरे को जेल में डालना है डाल दो, जो करना है कर लो, मैं नहीं भरूंगा, मैं ऐसी करप्ट गवर्नमेंट को नहीं देना चाहता टैक्स। क्यों? क्योंकि ये लोग फालतू के बांध बना रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है, ये मेरे टैक्स के पैसे का मिसयूज है ना। जब आप देखते हैं कि कुछ ऑफिसर्स दुनिया घूम रहे हैं आपके टैक्स के पैसे पे, तो वो अपने आप या जनता के टैक्स के पैसे पे, तो वो गलत चीज है, वो अनएथिकल चीज है, ठीक है ना। अर्शी पढ़ लो चुपचाप से, ले लिया नाम आपका। तो ये बात कौन सी लेवल पे इंसान चाहेगा? तो हम लोग तो नहीं करते हैं ये कि भाई चलो इसलिए टैक्स नहीं देते हैं क्योंकि ये हो रहा है। पोस्ट कन्वेंशनल यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल कि व्यक्ति ने कहा है कोई बात नहीं, चाहे एक व्यक्ति समाज से लड़ने को तैयार हो जाएगा अपने सेल्फ चोजन प्रिंसिपल्स के लिए। तो ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। आउट ऑफ 30 कितना ठीक हो ये बता दीजिए। कोई कह रहा था 29वां सवाल समझ नहीं आया, इसमें क्या था? ये तो आसान सा क्वेश्चन था। एक टीचर ने कहा है अपनी क्लास को कि सबको इंडिविजुअल असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, हर बच्चे को अपना अपना टेस्ट देना है, दूसरे के से नहीं झांकना है, क्योंकि सभी बच्चों के लिए अगर वो खुद से अपना टेस्ट देते हैं तो उनको ज्यादा हेल्प होगी, अच्छा सीख पाएंगे, तो इस चीज को फॉलो किया जाना चाहिए। यानी टीचर ने रूल बता दिया कि ये रूल है कि चीटिंग नहीं करनी है, आपने वो मान लिया, बात खत्म हो गई, लॉ एंड ऑर्डर है, बात खत्म। उन्होंने ये थोड़ी कहा पनिशमेंट मिलेगी, उन्होंने कहा तुम्हारा फायदा होगा भाई, ये नियम है, नियम का पालन करना जरूरी होता है। तो कानून और व्यवस्था 4th स्टेज है ये, 2nd लेवल में, कन्वेंशनल लेवल में। क्या दिक्कत आई इसमें?